ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹರಿಯವರೆಗೂ ಕಿರಿಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ ಅನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ನನ್ನ नमस्कारಗಳು. उड़पी के लोगों के होटल्स ये मुंबई में सबसे ज्यादा मशहूर है. तो यहाँ आने के बाद आप लोगों से मिलने के बाद मुझे तो ऐसा ही लगा कि मैं मुंबई में ही लोगों को मिल रहा हूं. इट वॉज लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली आई एम मीटिंग. तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है. प्रधानमंत्री थे, वो देश की डिलीवरी सिस्टम के बारे में कहते थे, मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो अंतिम व्यक्ति को 15 पैसे 15 पैसे मिलते हैं. 85 पैसे ये करप्शन में समाप्त हो जाते हैं. मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था खड़ी की, 1 रुपया दिल्ली से निकलता है, पूरा 1 रुपया अंतिम व्यक्ति तक जाता है. किसी की हिम्मत नहीं है कि उसमें से 1 पैसा भी वो निकाल ले. तो एक G20 की लीडरशिप मोदी जी को मिली. मोदी जी आज ग्लोबल लीडर बन गए. G20 में दुनिया के सारे बड़े बड़े राष्ट्रपति चप्पल उतार के गांधी जी की समाधि पर जाते हुए भी हम सबने देखा. और इतना ही नहीं, तो G20 का जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, लोग कहते थे डिक्लेरेशन हो ही नहीं सकता. रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, 4 खेमों में दुनिया बटी है, तो सारे लोग एक डिक्लेरेशन पे साइन कर ही नहीं सकते. इससे पहले सारे डिक्लेरेशन फेल हुए. पर मोदी जी ने सबको एक टेबल पर बिठाकर दिल्ली डिक्लेरेशन करके दिखाया. यूनानिमस डिक्लेरेशन हुआ, सबने मिलकर डिक्लेरेशन किया, किसी ने उसको विरोध नहीं किया. एवरीबडी साइन द डिक्लेरेशन. और उससे मोदी जी का स्टेचर एक वर्ल्ड लीडर के रूप में तैयार हुआ. 19 कंट्रीज 19 देशों ने मोदी जी को उनका सर्वोच्च सम्मान दिया. जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है, इस प्रकार की 19 कंट्रीज ने अपना सर्वोच्च सम्मान ये मोदी जी को दिया, जिसमें 6 अरब कंट्रीज हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक बदलती हुई भारत, और ये मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये सम्मान भारत देश का सम्मान है. मैं मॉरिशस गया था और मॉरिशस के राष्ट्रपति से मैं मिला, तो मॉरिशस के राष्ट्रपति ने कहा कि वी वुड लाइक टू थैंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी. मैंने कहा व्हाई वुड यू लाइक टू थैंक. मैंने उनको पूछा, उन्होंने कहा कि मॉरिशस इज अलाइव बिकॉज मोदी जी गेव अस वैक्सीन. अगर मोदी जी हमको कोविड की वैक्सीन नहीं देते तो मॉरिशस जिंदा नहीं होता. वी ओ आवर लाइफ टू मोदी जी, ये मॉरिशस के राष्ट्रपति कहते हैं. और ऐसे मॉरिशस के राष्ट्रपति जैसे 100 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, 100 कंट्रीज जो कहती है कि हमारी कंट्री जिंदा है क्योंकि मोदी जी ने हमको वैक्सीन दिया, नहीं तो हम जिंदा नहीं रख सकते. तो भारत, हम जो जिस भारत की कल्पना करते थे कि भारत विश्व गुरु बन सकता है, आज उसकी ओर भारत निकल पड़ा है. कल हमने देखा होगा, कल मोदी जी ने एक ट्वीट किया, भारत ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किया है. और ये जो मिसाइल है ये 5,500 से 7,000 किलोमीटर तक की रेंज का मिसाइल है. मतलब हम यहां बैठकर 7,000 किलोमीटर दूर किसी भी देश के ऊपर हम चलाएंगे नहीं, लेकिन किसी भी देश के ऊपर हम ये मिसाइल चला सकते हैं. इस मिसाइल के साथ भारत अब उस लीग में आया जिसमें केवल अमेरिका, रशिया, चाइना ये 3 देश थे. अब चौथा देश भारत हो गया जिसके पास इस रेंज का मिसाइल है. और हम लोग जानते हैं जो मजबूत होता है, जो ताकतवर होता है, उसी के साथ लोग प्यार करते हैं. जिसकी ताकत नहीं होती वो कितना भी शांति की बात करे. रामायण में कहा गया भय भी न होए न प्रीत. भय भी न होए न प्रीत का अर्थ होता है कि थोड़ा भय रहता है तभी प्रीति होती है, तभी प्यार होता है. तो दुनिया में शांति कायम करनी है तो कायर नहीं कायम कर सकते, डरपोक नहीं कर सकते, कमजोर नहीं कर सकते. जो मजबूत है वही. अब जैसे भारत मजबूत बन गया तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं भारत की तरफ देखने की. चाइना कितना भी मजबूत हो जाए, चाइना जानता है कि भारत अब मोदी जी के नेतृत्व में कितना मजबूत है, तो चाइना भी हमारी ओर नजर उठाकर नहीं देखता. एक ऐसा मजबूत भारत आज मोदी जी ने तैयार किया है. मैं तो आपको इतना ही कहने के लिए यहां आया हूं, 10 साल में मोदी जी ने जो किया ये तो केवल एक ट्रेलर था. असली पिक्चर तो अगले 5 साल में हमको देखनी है. द नेक्स्ट 5 years of Modi ji's government
will be the defining movement in the history of India and in the history of world. ये 5 साल भारत को एक ऐसे ट्रेजेक्ट्री पर ले जाने वाले हैं कि जहां से भारत वापस नहीं आ सकता। ये 5 साल भारत की ट्रेन को ऐसी पटरी पर ले जाने वाले हैं कि उसकी स्पीड को कोई रोक नहीं सकता। जिस स्पीड से और जिस स्केल से भारत आगे बढ़ रहा है, अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार की परिस्थिति में भारत को ले जाने का काम मोदी जी के माध्यम से चल रहा है। और वेरी नाइस सजेशन। आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट वी आर नॉट जस्ट एमिंग एट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, we are aiming at Pak occupied Akhand Bharat. Pak occupied Kashmir will be first step, but we are the people who talk about Akhand Bharat, and we feel that there will be one day when the entire Bharat, the original Akhand Bharat, will be one. But I am sure now, if you look at the situation in Pakistan, even the people in Pakistan say the way India has developed, they envy us. And in the POK, already a movement has started that allow us to go to Kashmir, allow us to unite the Kashmir, allow us to go to Bharat. So I think your wish will be fulfilled very soon. And having said that, the second suggestion which you gave is very right. We need to actually have very strong law. We already have, but we need to implement those laws very strongly. Those people who actually talk anti-India should be punished. The only problem here is that this particular subject, the Home Ministry, is under the states. The state has to act first. And when there is a government like the present government in Karnataka, they are very happy that when people talk about Pakistan and they hail Pakistan. So I think it is now our responsibility to see that those who support such elements should not come to power. ಕೊನೆಯ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಯಾ ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ. Can I? 1 minute. Your good name, please. Yes. Good evening, everyone. And namaskar, Devendra Fadnavis Kaka. I'm Maharashtrian's I. So my name is Sanika Vatave, and I'm a speech therapist working in Mahe. So more than a question, I have something to share with you all here. Since I found this occasion to speak to everybody, I would like to share it. We are reaching at the digital era with so many digital transactions happening. We are, developing in terms of the roadways also. But something that is concerning and alarming for all of us is the traffic rules. Though everybody is aware of it, what we currently observe is it feels like people are taking license as something like, it's the right that they get. Like how we have voting right, like how we have access to medical health, like that. So I feel there has to be something where it is quite strict and not everybody gets it as a privilege, but only gets it when they are eligible for it. So that a lot of lives, we are in medical health profession, so we see a lot of people going through these challenges. So something that you would suggest and provoke all of us would be a great thing for us. Thank you, sir. I think what you say is absolutely right, because our erstwhile laws were like that. Anybody could get a license. I mean, we have seen people who could never drive but got the license through some dalal. It's no more a case. Now the new law, which is made by Honorable Modi ji and Mr. Gadkari ji, is very strict on this. So entire new regime for grant of license, and this new regime is actually, it is at par with the global regime. It has been established. So in this regime, one has to follow the rules. One has to be conversant with the rules, and then only they can get. And now, for the first time, your license can be suspended. There was no provision to suspend the license. Now in the new rules, if you violate, your license can be suspended, and if you are serial violator, then your license can be cancelled as well. So I think there are 2 things. One, you require strict laws, and second thing is that people also have to realize that they have some duties. We always fight for our rights,
But in Amrut Kal, Modi ji says that performing your duties is also very important. So I think when people are aware of duties and then there is a deterrent law that if you don't follow duty, then you will be penalized, then people do what is right. So I am sure that henceforth people will do what is right. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಕಾಶ. Pranam Fadnavis sir. Basically, I'm from Mumbai also. So, personally, I consider one of the greatest achievement of Fadnavis Sahib is dismantling the APMC cartel, APMC monopoly in Maharashtra, which even Prime Minister Modi also failed to do. So, my question is, why the implementation of farm laws is so challenging in India, and how it will play a key role in upcoming elections, considering majority of the voters will be from the rural areas. Thank you. I think the farm laws which Prime Minister Modi ji made, they are 100% farmer friendly. Because today we can see that in our agriculture sector, the realization of the value of crops doesn't reach the farmer, it reaches intermediary. And most of these intermediary, they actually earn a lot of profit, but they don't pass it on to the farmers. And that is why Modi ji ensured with these laws that the intermediaries are eliminated and farmers are free from the shackles of intermediary. Farmers are empowered to actually sell their products anywhere they want, and they will be not charged anything. Unfortunately, some people from opposition and mostly opposition parties, they misbriefed the farmers, and it was not the farmers' agitation. I mean, there were few farmers, but mostly you all know that it was the agitation fueled by the intermediaries. So for the time being, Modi ji has stalled it, but I am sure now farmers have realized that it is required, because we are already implementing the same in Maharashtra, and it has proven to be the best in Maharashtra. So I am sure that in the next regime, Modi ji will again think of bringing some kind of not the same legislation, but maybe some kind of reforms where the farmers are actually put out of the shackles of these intermediaries. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಮನಸ್ತುಂಬಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಬರೆದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗೆ 2024ರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ, ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ